हेलो बच्चों, तो आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज का क्लास हम लोग का अकबर का होने वाला है। आज के क्लास में मुग़ल में हम आपको अकबर के बारे में पढ़ाएंगे, अकबर के पूरे जीवनी के बारे में बताएंगे कि अकबर क्या था, कैसा राजा था, वो क्या मतलब उसका कौन सा युद्ध था, उसके पूरा जीवन का परिचय डिटेल्स में आज हम बताएंगे। ठीक है, सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। और इससे पहले मुग़ल का मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एक हुमायूं का, एक बाबर का, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर भी आपका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। हुमायूं का शासनकाल क्या था और बाबर का शासनकाल क्या था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पर हम अभी अकबर का शासनकाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में वहाँ के शासन व्यवस्था कैसी थी, क्या हुआ था, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम यहाँ से चर्चा शुरू करते हैं। तो ध्यान समझिएगा कि अकबर का पहले पूरा नाम हम समझ लेते हैं। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का शासन क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। माना जाता है 1556 से लेकर 1601 तक इसका शासनकाल था। 1601 तक याद रखिएगा। ठीक है, 1556 से 1601 तक इसका शासनकाल था। जलालुद्दीन का इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा। बाबर का भी पूरा नाम वो उसमें बताए थे, हुमायूं का भी पूरा नाम, और इसका भी पूरा नाम, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका अकबर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अकबर के परिचय के बारे में हम जाने तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। ठीक है, अकबर का जन्म क्या हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में, याद रखिएगा। 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हुआ था। अमरकोट में हुआ था, विरसाल के महल में हुआ था, याद रखिएगा। अमरकोट के विरसाल के महल में इसका अकबर का जन्म हुआ था। समझ में आया? पिता थे हुमायूं। अकबर के पिता कौन थे? तो हुमायूं। आपको पिता पता होगा कि अकबर के पिता कौन थे, तो अकबर के पिता हुमायूं थे। ठीक है, माता थे हमीदा बानो बेगम। वहीं हमीदा बानो बेगम जो मैं आपको बता चुका हूं कि वहीं हमीदा बानो बेगम जो अपने भाई के गुरु से यहाँ से भारत ले जाने के बाद वो अपने भाई के गुरु के लड़की हमीदा बानो बेगम सिया धर्म के, सिया मुसलमान थे, उनसे विवाह किए थे। तो वही थी हमीदा बानो बेगम जिसके लड़के हुए कौन? अकबर। ठीक है, और इनका राज्य अभिषेक किया गया पंजाब में, याद रखिएगा। राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। इनका राज्य अभिषेक पंजाब के कलानौर में, याद रखिएगा। पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्य अभिषेक किया गया। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है। 14 फरवरी 1556 में, 14 फरवरी 1556 में अकबर का राज्य अभिषेक हुआ। कहाँ पर? कलानौर, पंजाब में। ठीक है, राज्य अभिषेक हुआ। अकबरनामा यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा कि अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। इन्होंने आईने अकबरी भी लिखा है। आईने अकबरी, याद रखिए, आईने अकबरी भी इन्होंने लिखा है। आईने अकबरी के लेखक भी यही है, अबुल फजल। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अबुल फजल। तो आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अकबर चौमात्र सबसे कम उम्र में राजा बना था, 14 वर्ष की उम्र में, और अनपढ़ राजा। आपसे पूछ सकता है कि मुगल सल्तनत में सबसे अनपढ़ राजा कौन था? तो अकबर था, खेपा छापता। ठीक है, मात्र 14 वर्ष की उम्र आयु में बादशाह बना था। 14 वर्ष की आयु में बादशाह बनना पड़ा था पंजाब का। ठीक है, 14 वर्ष की आयु में बादशाह बना था। लेकिन इसका अकबर का प्रधानमंत्री मानिए या जो भी मानिए, बैरम खां था। ठीक है, जो बैरम खां के नेतृत्व में अकबर शासन करता था। बैरम खां ही मुख्यतः, मान लीजिए कि ऐसा कहा जाए तो बैरम खां ही शासन कर रहा था। बैरम खां सिखा रहा था अकबर को शासन करने के लिए। बाद में आगे चल के बैरम खां की मृत्यु के कारण भी अकबर ही बनेंगे, लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रारंभिक जीवन बैरम खां के संरक्षण में बताया ना, बैरम खां के संरक्षण में उनका प्रारंभिक जीवन बीता था। बैरम खां प्रधानमंत्री था, याद रखिए, पूछा जाएगा कि मुगल का प्रधानमंत्री था बैरम खां। ठीक है, अकबर जब पंजाब में था, ध्यान समझिएगा। इसके बाद ये तो जनरल इंफॉर्मेशन था अकबर का, उसका जनरल परिचय था कि अकबर के क्या था, उसका नाम क्या था, उसके कौन कौन से उसके मतलब फैमिली मेंबर थे, क्या थे, सारे चीज़ यहाँ पर हो गया हमारा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कहाँ पर? विरसौल के अमरकोट में, अमरकोट के विरसौल में हुआ था। पिता हुमायूं थे, माता हमीदा बानो बेगम थी। राज्य अभिषेक कहाँ किया गया? राज्य से पहले
पहला बार पंजाब में किया गया, कलानौर में 14 फरवरी 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है, आईन अकबरी भी इन्होंने लिखी है। और ध्यान दीजिएगा, अकबर मात्र सबसे कम उम्र का राजा कौन था? तो अकबर था। मात्र 14 वर्ष की उम्र में राजा बना था और 14 वर्ष की उम्र में ही एकदम ठेपा छप था, याद रखिएगा, बिना पढ़ा लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन काम करता था पढ़ा लिखा से भी ज़्यादा, ठीक है। प्रारंभिक जीवन बैरम खां के संरक्षण में शुरुआत के जीवन जो था इसका बैरम खां के संरक्षण में 1556 से लेकर 1560 तक का जीवन जो था बैरम खां के संरक्षण में बीता था। बैरम खां के संरक्षण में 1560 तक का जीवन बीता था। उसके बाद में कुछ समय तक इनके जो पेटीकोट शासन व्यवस्था थी लागू हो गई। उसके बाद में यह आज़ादी से अपना शासन चलाने लगे, ठीक है। आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे सारी चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अकबर जब पंजाब का राजा था, अकबर जब पंजाब का राजा था, तो उस समय आदिल शाह के सेनापति थे हेमू, याद रखिएगा। हेमू एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, जिसका मतलब राजा बनने के तो कोई मतलब संभव ही नहीं था कि कभी राजा बनेगा। लेकिन हेमू के अंदर इतनी काबिलियत थी कि आदिल खान ने इनको अपने सेना में ले लिया, अपने यहाँ काम पर रख लिया। और काम पर लेने के बाद में इतना ज़्यादा हेमू मेहनत किया कि यह उसका सेनापति बन गया, ठीक है। इतना विश्वास जीता कि आदिल शाह ने अपना सेनापति नियुक्त कर दिया किसको? हेमू को, ठीक है। कहाँ पर? पंजाब। और हेमू ने दिल्ली पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझना है कि दिल्ली का जो राजा था वो कोई दूसरा था, वहाँ आगे हम चर्चा करेंगे। दिल्ली का राजा उस समय में ताकिर बेग खां था, याद रखिएगा। लेकिन पंजाब का राजा अकबर था। पंजाब में इस जगह का कलानौर का राजा कौन था? अकबर था। अकबर के शासनकाल में यानी हुमायूं के मृत्यु के बाद में तारिक बेग खां को रखा गया था दिल्ली का संरक्षण करने के लिए, दिल्ली का देखरेख करने के लिए, ठीक है। और आदिल खां के सेनापति हेमू था। हेमू जब सेनापति बना तो इसके मन में विचार आया कि चले दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, दिल्ली को जीतते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वीर था हेमू, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय दिल्ली के सूबेदार थे संरक्षण कि दिल्ली के सूबेदार थे तारिदी बेग खां। हेमू के साथ इनका युद्ध हुआ और युद्ध में बुरी तरह से तारिदी बेग खां को हराकर हेमू दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया, बुरी तरह से हराया और दिल्ली के ऊपर क्या किया? अधिकार कर लिया। दिल्ली का राजा बन गया कौन? हेमू दिल्ली का राजा बन गया, ठीक है। और जब ये हार गया तारिदी बेग खां जब हार गया तो कहाँ गया? हार कर यहाँ से पहुँचा यह पंजाब में किसके पास में? तो पंजाब में अकबर के पास में पहुंचा और सारी घटना को विस्तार से बनाया कि दिल्ली पर कब्जा हो गया हेमू का। ध्यान दीजिएगा, हेमू राजपूत शासनकाल का था, यानी कि मुगल सल्तनत के अंदर मात्र एक हेमू का ही शासनकाल कुछ समय के लिए पुनः हिंदू शासनकाल आया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल काल में ऐसा कौन सा शासक था जो हिंदू शासक बना था? तो वो इसका नाम था हेमू, ठीक है। कुछ समय के लिए बना था, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जब ये पहुंचा तारिदी बेग खां जब पंजाब में उस समय अकबर और बैरम खां थे वहाँ दरबार में। अकबर और बैरम खां के सामने जाकर ये सारे गथा को, जितने भी युद्ध वगैरह हेमू के साथ हुआ, सारे गथा को समझाया और हेमू के बारे में बोलने लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, उससे हम नहीं जीत सकते हैं, हेमू के बारे में। अब इस चीज़ को देखकर इसमें बैरम खां और अकबर दोनों को गुस्सा आया। बैरम खां को गुस्सा, अक्सर बैरम खां क्या करता था कि जब भी उसको गुस्सा आता था जिस पर भी था उसका सर कलम करता था, सर कटवा देता था। बैरम खां को गुस्सा आया और बैरम खां ने क्या किया कि इसका सर तारिक बेग खां का सर काट दिया। बैरम खां ने तारिक बेग खां का सर काट दिया और सर काटने के बाद में बैरम खां और अकबर अपने सेना लेकर पंजाब से दिल्ली की तरफ रवाना होकर लड़ने के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अकबर की सेना अभी उतनी मजबूत नहीं थी यहाँ पर जितने की हेमू की सेना है, ठीक है। तब भी हौसला था अकबर के अंदर, एक चीज़ थी, हौसला रखता था। हौसला लेकर यह गया कहाँ पर? युद्ध लड़ने के लिए। कहाँ? दिल्ली में। पानीपत में इसका द्वितीय युद्ध होता है, आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जब हेमू शासक बना था दिल्ली का तो उसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ध्यान दीजिएगा, जब हेमू शासक बना दिल्ली का तो उसको हेमचंद्र
हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि मिला था, जो 14वां शासक के रूप में माना गया था। 14वां शासक के रूप में लोग इसे मानते थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य 14वां शासक, याद रहेगा ना। और 5 नवंबर 1556 आ गई घड़ी, जब अकबर और बैरम खां अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ने हेमू के साथ गए थे, जिसे पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 5 नवंबर 1556 पहला युद्ध बाबर के साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और दूसरा पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुआ। ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में हुआ और हेमू हार गया। यहाँ पर क्या हुआ कि हेमू हार गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ हम पूरा नहीं लिखे हैं, बस थोड़ा थोड़ा टॉपिक लिखे हैं कि आप लोग समझते जाइएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि जब हेमू और अकबर के बीच में युद्ध हो रहा था, तो पूर्ण रूप से यहाँ पर अकबर हार रहा था, क्योंकि अकबर की सेना, अकबर कमजोर पड़ गया था। पूर्ण रूप से यहाँ पर अकबर कहा गया था हार रहा था, लेकिन हेमू को आँख में तीर लग गया। यहाँ पर क्या गलती हुई कि हेमू को आँख में तीर, हेमू हाथी के ऊपर बैठकर लड़ रहा था। तो हाथी का जो बना होता है ना, जिसमें बैठा जाता है, क्या हुआ कि हेमू को आँख में तीर लगी और तीर लगने के कारण हेमू बेहोश हो गया। उसी में हेमू जब बेहोश हुआ, तो चूंकि शासक बेहोश हो गया, तो सेना के अंदर अफरा तफरी फैल गई और सभी सेना इधर उधर भागने लगी, बहुत सारे सेना मारा गई, भागने लगी। तो इस तरह अकबर का जीत हुआ वहाँ पर। ठीक है, यदि हेमू के आँख में तीर नहीं लगी होती तो यहाँ पर अकबर नहीं जीत पाता। ठीक है, तो हेमू बेहोश हो जाने के बाद में हेमू को बैरम खां ने पकड़ लिया और पकड़कर उसका हेमू का सर, बैरम खां ने हेमू का सिर काट कर अलग कर दिया। हेमू खां ने क्या किया कि यहाँ पर क्या हुआ कि बैरम खां ने हेमू के सिर काट दिया। ठीक है, बैरम खां एक चीज में एक्सपर्ट था कि जिसको भी पकड़ता था उसका सिर काट दिया करता था, काट कर अलग कर देता था पगला। ठीक है, अकबर में अब दिल्ली में अकबर का शासन बन गया, यानी दिल्ली में अब किसका राज हो गया? अकबर का राज हो गया। ठीक है, दिल्ली में अकबर का राज हुआ और 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में रहा। कौन? अकबर। 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में रहा। अब बैरम खां को पद मिला था वाजीर का पद। वाजीर, बैरम खां राजा के बाद दूसरा स्थान, वाजीर का पद मिला था किसको? बैरम खां को। किसको पद मिला था? बैरम खां को वाजीर का पद मिला था। कब? 1556 से 1560 तक। चूंकि बैरम खां वाजीर बन गया था, तो बैरम खां किसके नेतृत्व में शासन कर रहा था? अकबर के नेतृत्व में। जो भी अकबर कहता था बैरम खां के मतलब करवाना पड़ता था। अब अकबर के राजा के बाद में दूसरा स्थान था किसका? बैरम खां का। अब यहाँ पर ये हुआ कि ये मुसलमान में शिया मुसलमान था, बाकी सबके मतलब इसका धर्म थोड़ा अलग था। ठीक है, इसके लिए वहाँ के जितने भी दरबारी थे, वहाँ के जितने भी लोग थे, उनको इसका मतलब पसंद नहीं आता था, बैरम खां पसंद नहीं आता था। ठीक है, और बैरम खां की सबसे बड़ी दिक्कत ध्यान समझिएगा कि जो अकबर आदेश देता था ना, उस आदेश से यह ज़्यादा भी कर रहा था। मतलब जो भी आदेश दिया गया उस आदेश से ज़्यादा काम भी करता था, ज़्यादा जो भी बोला जाता था उससे ज़्यादा कर देता था। ठीक है, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि बैरम खां की मृत्यु कैसे हुई, बैरम खां के कैसे 1560 के बाद इसकी कहानी कैसे खत्म हुई। ध्यान समझिएगा, अकबर इन चीज़ों को देखकर, इन सारी चीज़ों को देखकर अकबर के जो फैमिली मेंबर थे, जैसे कि फैमिली मेंबर में हम ले लेते हैं कुछ सरदार थे, फैमिली मेंबर तो नहीं लेकिन सरदार थे, उनकी छाए माँ जो महामंगा के नाम से प्रचलित है, इन लोगों ने क्या किया कि अकबर को बैरम खां के खिलाफ भड़काया, अकबर के कान भरे बैरम खां के खिलाफ। ठीक है, अकबर ने बैरम खां को, ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों से देखकर, चूंकि ये अकबर उन्हें काका काका बुलाता था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले से लगाव था, तो इसके कारण अकबर ने मतलब उन्हें मारने की मतलब धमकी तो नहीं दी, लेकिन कहा कि अकबर ने बैरम खां को युद्ध में भेजा था। ठीक है, तो वहाँ से बोला कि यहाँ आने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से मक्का चला जाइए। ठीक है, वहाँ से मक्का चला जाइए, अपने मतलब ये धाम होता है ना, इस्लाम धर्म का धाम होता है ये, तो वहाँ से बोला गया कि मक्का, आप वहाँ से मक्का चले जाइए, मक्का जाने का आदेश दे दिया। कौन? बैरम खां ने। बैरम खां को मक्का जाने का आदेश अकबर ने दे दिया। ठीक है, अकबर बैरम खां के बीच तिलवाड़ा, ध्यान दीजिएगा, जब वो मक्का जा रहा था, चूँकि सैनिक जो था अकबर के आदेश मानिए या सैनिक मानिए, लेकिन अकबर के जो सैनिक थे ना,
अब बैरम खां से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। बैरम खां उनके ऊपर हुकूमत चलाया करता था। तो जब सैनिकों को पता चला कि बैरम खां ने इसे छोड़ दिया है, तो इन्होंने क्या किया कि जब वो जा रहा था मक्का, तो एक तिलवाड़ा नामक जगह है, ये जगह है तिलवाड़ा, ठीक है। तिलवाड़ा नामक जगह पर उन्होंने क्या किया कि अकबर के जो सैनिक थे बैरम खां के साथ में युद्ध छिड़ गया तिलवाड़ा नामक जगह पर, जिसे हम तिलवाड़ा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, तिलवाड़ा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। बैरम खां और अकबर के जो सैनिक थे उनके बीच में युद्ध छिड़ गया, और यहाँ पर इसकी जान, बैरम खां की जान बच गई। अकबर के आदेश पर बैरम खां की जान बच गई, ठीक है। बैरम खां लेकिन यहाँ पर पराजित हो गया था, फिर भी जान बच गई। अब यहाँ से बैरम खां को ले गया दरबार में। तो यहाँ से मक्का जाने के क्रम में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से इसको 3 ऑप्शन दिया गया है कि आप एक ऑप्शन है कि आप किसी राज्य का, किसी वंश का छोटा मोटा आप राजा बन जाइए, ठीक है, छोटा मोटा मतलब पद पर छोटा मोटा पद दे दिया गया। दूसरा दिया गया कि आप यहाँ से बैरम खां के मतलब बैरम खां के आदेश दिया गया कि आप मक्का चले जाइए, ठीक है। लेकिन यह क्या किया कि छोटे चूंकि बड़े पद पर थे ना, वाजीर के पद पर थे, ठीक है, राजा के बाद दूसरा स्थान होता है ये, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं छोटे पद पर नहीं रहूंगा, मैं मक्का जाना पसंद करूंगा, मैं मक्का चला जाऊंगा, ठीक है। तो मक्का जाने को तैयार किया। तो अकबर ने कहा कि ठीक है आप मक्का चले जाइए। तो मक्का जब ये जा रहे थे तो उसी बीच में ध्यान दीजिएगा पाटन, गुजरात में एक जगह का नाम है पाटन में मुबारक खां अफगानी था ये, ठीक है। क्या होता कि एक युद्ध में बैरम खां ने इसके पिता का सर काट दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब बदला की खौफ थी, बदला लेने का खौफ थी कि बदला लेना चाहता था ये मतलब मौके के इंतजार में था कि कब हमें बैरम के खां के साथ युद्ध करने का मौका मिल जाए, ठीक है। अफगानी था, याद रखिएगा आप लोग। तो यह क्या किया कि मुबारक खां ने जब देखा कि बैरम खां अकेले हैं, अकबर ने इसे निकाल दिया है, तो इस मौके का फायदा उठाकर यह मुबारक खां ने पाटन नामक जगह गुजरात में बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां की मृत्यु हो गई। अब बैरम खां की मृत्यु की जाने, बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बेगम। बैरम खां की पत्नी कौन थी? सलीमा बेगम। और सलीमा बेगम कौन थी? तो अकबर के चाचा की लड़की थी, ये याद रखिएगा आप लोग। सलीमा बेगम अकबर हुमायूं के भाई की लड़की थी सलीमा बेगम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब इसकी मृत्यु हो गई तो अकबर ने सोचा कि सलीमा बेगम जो है यह रास्ते पर भटकती रहेगी, इधर उधर रास्ते पर भटकेगी, घूमेगी, इससे अच्छा है कि इससे विवाह कर इसे महल में रखा जाए। और इसका एक लड़का भी था अब्दुल रहीम, ठीक है। तो इसको भी मतलब अपने नेतृत्व में अकबर ने क्या किया कि सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। ध्यान समझिएगा, एक नाता से यह उसका भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन फिर भी विवाह कर लिया अकबर ने सलीमा बेगम से, और उसके बेटे को अब्दुल रहीम को गोद ले लिया और उसका अपने दरबार में खास स्थान मिला। आगे चलकर उसे इसकी शिक्षा की व्यवस्था भी अकबर ने किया था, पढ़ाया लिखाया उसे शिक्षित किया, और आगे चलकर खनखना की उपाधि दिया। याद रखिएगा, आगे चलकर ध्यान दीजिएगा, अब्दुल रहीम को शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया, और बाद में उसको उपाधि दिया गया खनखाना की उपाधि। तो याद रखिएगा किसको खनखाना की उपाधि? तो यहाँ पर अब्दुल रहीम को खनखाना की उपाधि थी। किसका लड़का था? सलीमा बेगम का लड़का था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलकर अब अकबर के साथ में क्या होता है कि पर्दा शासन की व्यवस्था, जिसे पेटीकोट शासन की हम व्यवस्था कहते हैं, पेटीकोट शासन लग गया। ये होता क्या है, देखिए 1560 से 1564 तक चला था अकबर के ऊपर में। इसमें क्या होता कि अकबर के ऊपर उसके मतलब घर के लोग सदस्य को ले, जैसे पहले मतलब इसकी धाय माँ थी जो मांगा के नाम से परिचित, हम इतिहास में मांगा के नाम से परिचित है, ठीक है। तो धाय माँ जो महामंगा थी, उसका महामंगा की पुत्र था आदम खां, याद रखिएगा, महामंगा का एक पुत्र था आदम खां, उसका नाम था, ठीक है। उसकी पुत्री, ठीक है, उसकी जीजी अकबर की माँ का प्रभाव अकबर के ऊपर पड़ा, जिसे हम हरमधक के नाम से जानते हैं, हरमधक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, प्रभाव पड़ा। जिस व्यवस्था को क्या कहेगा? पर्दा शासन की व्यवस्था की गई। पर्दा शासन के अंदर से मतलब एक तरह से अकबर की जो शासन व्यवस्था थे उसकी भागदौड़ इन लोगों ने समझा रहे थे। इसमें उसकी माँ भी थी, अकबर की माँ भी थी, याद रखिएगा, हमीदा बानो बेगम भी थी, जो शासन व्यवस्था है इसमें लागू की थी, ठीक है। इसमें मुखिया मतलब इसका मुखिया मेन कौन था? तो उसकी धाय माँ महामंगा थी और आदम खां मेन थे, ठीक है। इसमें दोनों ये मुखिया थे, याद रखिएगा, ठीक है। और आदम खां ने, ध्यान समझिएगा, आदम खां ने मलवा के युद्ध में
आदम खां को भेजा गया, अकबर ने भेजा आदम खां को मलवा के युद्ध लड़ने के लिए। देखिए मलवा के युद्ध 1561 में हुआ था। तो मलवा के युद्ध में लड़ा, मलवा के युद्ध यहाँ पर देखिए लिखे हैं। मलवा के युद्ध किसके साथ में हुआ था? बाज बहादुर शाह और आदम खां के बीच में हुआ था मलवा का युद्ध, जिसमें आदम खां विजयी हुआ था, आदम खां जीता था। इसमें याद रखिए मलवा के युद्ध 1561 में हुआ था। बाल बहादुर शाह और आदम खां के बीच में हुआ था मलवा का युद्ध। नीचे हम लिखे हैं, यहाँ थोड़ा सा नीचे करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मलवा के युद्ध 1561 में बाज बहादुर और आदम खां के बीच में हुआ था। और अधिकार हुआ किसके? आदम खां, यहाँ पर कौन जीता था? मुगल जीता था, आदम खां जीता था। और आदम खां ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। आदम खां ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था और यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में काफ़ी धन लूटा था। कौन? आदम खां। और धन लूटने के बाद वह ले जाकर धन को अकबर के दरबार में न देकर कुछ दिया था और बहुत सारे धन को अपने पास में रख लिया था। कौन? आदम खां अपने पास में रख लिया था। जब इसकी खबर अकबर को मिले कि लूट का जो धन था वो आदम खां ने अपने पास रख लिया है, तो इस जुर्म में अकबर ने क्या किया कि 1562 में आदम खां को मृत्युदंड दे दी। आदम खां को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी 1562 में और इसको मृत्युदंड दिया गया। किसको? आदम खां को मृत्युदंड दे दिया गया। और इसकी माँ थी जो महामंगा, वह अपने पुत्र के वियोग में ही कुछ समय के बाद में उसका भी मृत्यु हो गया। तो यहाँ पर दो प्रमुख चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महामंगा और उसका पुत्र आदम खां की मृत्यु हो जाने के बाद ये जो व्यवस्थाएं, प्रदा व्यवस्थाएं, पेटीकोट शासन था, ये धीरे धीरे खत्म हो, इसका प्रभाव कम हो गया है, क्योंकि ये मुख्य थे। जब ये खत्म हो गए तो इसका प्रभाव कम हो गया और अंततः 1564 आते आते प्रदा शासन का अंत हो गया, प्रदा शासन खत्म हो गया। याद रहेगा ना आप लोगों को? अब यहाँ से हम चलते हैं चुनार के युद्ध में। मलवा के युद्ध समझ में आ गया और यहाँ से समझते हैं हम चुनार का युद्ध। ध्यान दीजिएगा आप लोग, चुनार का युद्ध। तो चुनार का युद्ध में आसफ खां किला जीता था, यानी आसफ खां को भेजा गया था चुनार के युद्ध में। चुनार के युद्ध लड़ने आसफ खां गया था और चुनार के किला पर जीत हासिल की थी 1561 में। यहाँ पर आपको केवल डेट याद रखना है कि आसफ का ध्यान दीजिएगा 1561 में। चुनार के युद्ध कब हुआ था? 1561। भाई देखिए यहाँ पर चुनार के युद्ध था, चुनार के युद्ध 1561 में हुआ था मुगल के बीच में। और ध्यान दीजिए मुगल की ओर से, अकबर की ओर से आसफ खां, याद रखिएगा इसका नाम याद रखिएगा, आसफ खां गया था युद्ध लड़ने और यहाँ पर चुनार के किला पर जीत हासिल की थी 1561 में। अभी तक यहाँ पर अकबर का मतलब एक तरह से कहा जाए तो हमेशा अभी जीत ही हो रहा है। यहाँ तक पूरा अकबर जीत रहा है। यहाँ पर अभी अकबर का शासन व्यवस्था का प्रसार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद गोडाउना समूह को समझते हैं हम, गोडाउना के राजा। तो ध्यान दीजिएगा, गोडाउना का जो शासक था, शासक की मृत्यु हो गई थी और शासक की मृत्यु के बाद, वहाँ के राजा की मृत्यु के बाद उनका एक लड़का था जिसका नाम था वीर नारायण। याद रखिएगा, उनका लड़का था वीर नारायण। मात्र अभी 2 या 3 वर्ष का था। अभी उसका उम्र कितना था? 2 या 3 वर्ष का। और उसकी माँ का नाम था दुर्गावती। दुर्गावती ध्यान दीजिएगा सबसे बलशाली शासक के रूप में देखी जाती है अकबर के शासनकाल में, या गोडाउना समूह के दुर्गावती। क्योंकि यहाँ पर नियम था कि औरतों को राजा नहीं बनाया जाए। ठीक है, तो इसलिए दुर्गावती डायरेक्ट यहाँ के शासक शासिका नहीं बन सकती थी। बाद में इसे हटाया गया, लेकिन अभी तो यहाँ पर नहीं बन सकती थी। तो इसलिए इसका लड़का, दुर्गावती का लड़का था वीर नारायण, जो मात्र अभी 2 या 3 वर्ष का था। तो 2 या 3 वर्ष के ही उम्र में उसका राज अभिषेक कर दिया गया था। कहाँ पर? गोडाउना समूह में। मात्र 2 या 3 वर्ष की उम्र में राजा बना था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पूछ सकता है कि अकबर के शासनकाल में अकबर के विपक्ष में कौन ऐसे राजा बने थे जो जिसकी उम्र 2 या 3 वर्ष थे? तो यहाँ पर वीर नारायण हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर राजा बने थे। 2 या 3 वर्ष के लड़के की कोई ज़्यादा बुद्धि तो है कि नहीं? बुद्धि तो यहाँ पर बुद्धि की तो कोई बात ही नहीं बनती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये केवल नाम का राजा बने थे वीर नारायण। इनके नाम पर शासन कौन कर रही थी? दुर्गावती शासन कर रही थी। चूंकि यह राजा नहीं बन सकते थे, लेकिन शासन तो कर सकती है ना। तो अपने बेटा, यहाँ पर बेटा उनका राजा था और दुर्गावती शासन कर रही थी। ध्यान दीजिए, काफ़ी ज़्यादा यह शक्तिशाली शासिका थी। कौन? दुर्गावती। और इसके शासन काल में ध्यान दीजिएगा, अकबर ने यहाँ पर हमला किया था। मुगलों ने यहाँ पर 1564 में, याद रखिएगा 1564 में गोडाउना के युद्ध कब हुआ था? तो 1564 में हम बता सकते हैं गोडाउना के युद्ध 1564 में हुआ था। और 1564 में मुगलों ने क्या किया था? इस पर अधिकार कर लिया था। आसफ खां, ध्यान दीजिएगा, मुगल की ओर से आसफ खां, यहाँ पर भी चुनार में भी और यहाँ पर भी आसफ खां लड़ने गया था। याद रखिएगा, आसफ खां। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दुर्गावती का जो शासन व्यवस्था थी यहाँ पर हारी नहीं होती।
इनका जो सेनापति था ना वही इनको मतलब धोखा दे दिया। सेनापति ही मुगलों के साथ में मिल गया, जिसके कारण इनकी हार हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मुगलों के हाथों नहीं मरी थी। ये जब इनको सब महसूस हो गया कि हम अब नहीं जीत सकते हैं, तो इन्होंने अपने सेना से कहा, अपने सेनापति से कहा कि मुझे मार दिया जाए, मुझे मार दो, ठीक है। लेकिन इनका सेनापति इनको नहीं मारा, तो इसलिए खुद से तलवार अपने अंदर मारकर दुर्गावती खुद से मर गई, यानी कि इसकी मृत्यु खुद से ही हो गई, ठीक है। खुद से ही मारकर मर गई, कौन? दुर्गावती। लेकिन मुगलों के हाथों नहीं है, ठीक है। और 1564 में मुगलों ने यहाँ पर क्या किया? अधिकार कर लिया, ठीक है। आगे हम समझते हैं आमेर और जयपुर। ध्यान दीजिएगा, अगला युद्ध आता है अकबर का आमेर और जयपुर से 1562 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमेर और जयपुर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आप लोग जितना भी इस पर सीरियल वगैरह देखते होंगे तो सारे युद्ध में इसकी चर्चा ज़्यादा हो ही रहती है। क्यों? तो यहाँ की जो लड़की जोधा थी उससे अकबर का विवाह हुआ था और यहाँ से अकबर की एक नई जीवन की शुरुआत होती है, ठीक है। आमेर और जयपुर के युद्ध 1562 में हुआ था। वहाँ के राजा थे भारमल, याद रखिएगा, भारमल। वहाँ के राजा कौन थे? भारमल, जिसका नाम इतिहास में बिहारी मल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बिहारी मल भी उन्हें कहते हैं या भारमल भी कहते हैं। उन्होंने अपनी स्वेच्छा, जब अकबर ने कहा कि मैं आपका हमला करने वाला हूँ, तो इन्होंने अपनी स्वेच्छता से खुद ही स्वयं अपनी हार स्वीकार करी, अधीनता स्वीकार करी और अकबर के अधीन हो गए, ठीक है। बिना लड़े ही अकबर के अधीन हो गए। और अपनी पुत्री हारका भाई, इसके भी कुछ कहानियां यहाँ पर, वो हम नहीं यहाँ पर बताएंगे आप लोग को। थोड़ा सा इतिहास, वीडियो लंबा हो जाएगा या थोड़ा सा इतिहास लंबा हो जाएगा, इतना जरूरत है उतना ही हम लेकर चलते हैं, ठीक है। इनकी पुत्री थी हरका बाई, जिसको हम जोधा के नाम से जानते हैं। हरका बाई जिसे हम जोधा के नाम से जानते हैं, जिसका विवाह हो गया किससे? अकबर से विवाह हो गया था यहाँ पर, ठीक है। पहले हिंदू शासिका से, हिंदू लड़की से अकबर का विवाह हुआ था जोधा से, याद रखिएगा यहाँ पर। जैसे हरका बाई के नाम से जानते हैं, ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं हरका बाई कौन थी। जोधा को हरका बाई हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला हम लोग देखते हैं मेवाड़ का युद्ध। तो मेवाड़ के युद्ध ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ के युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि मेवाड़ में कितने बार युद्ध हुआ, कितने बार अकबर हारा, कितने मेवाड़ के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर राणा प्रताप जो थे यहीं के राजा थे मेवाड़ का। ध्यान दीजिए, सबसे पहले वहाँ पर चित्तौड़ के राजा, चित्तौड़ के शासक कौन थे? उधम सिंह, याद रखिएगा। चित्तौड़ के शासक कौन थे? उधम सिंह थे, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, अजमेर पर, अभी तो सिलेबस आप लोग को देखना है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर कभी अजमेर के ऊपर और चित्तौड़ के ऊपर एक अलग साइड ले पर्सनल वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग उससे देख लीजिएगा। इनका इतिहास कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। चित्तौड़ का शासक जो थे उधम सिंह, चित्तौड़ के शासक कौन थे? उधम सिंह। अकबर ने यहाँ पर 1547 में आक्रमण किया था। अकबर ने कब आक्रमण किया था? 1547 में। और 1572 में राणा प्रताप यहाँ का पुनः राजा बना था। 1547 में आक्रमण किया अकबर जीत गया, वहाँ का राजा बन गया। लेकिन पुनः जब राणा प्रताप आया था 1572 में आक्रमण कर यहाँ के पुनः राजा बन गया राणा प्रताप, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1572 के बाद में 1576 में एक युद्ध होता है जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। 1576 में एक युद्ध होता है जिसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग को याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। और यहाँ पर अकबर की तरफ से, मुगल की तरफ से मान सिंह, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भारमल अपनी अधीनता स्वीकार किए तो अपने दरबारी, अपने बेटे मान सिंह को भेज दिए थे अकबर के साथ में काम करने को, अकबर के साथ में, मतलब अकबर की ओर से लड़ने को। मान सिंह भारमल का पुत्र था, ठीक है। तो मान सिंह और असफ खां, ध्यान दीजिएगा, मान सिंह और असफ खां यहाँ पर काफ़ी भूमिका है इसकी। मान सिंह और असफ खां अकबर की ओर से, मुगल की ओर से थे, और राणा प्रताप की ओर से राणा प्रताप और हाकिम खां। ध्यान दीजिएगा, इधर से एक हिंदू और एक मुसलमान, और इधर से एक हिंदू और एक मुसलमान के बीच में युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि इस युद्ध को मान सिंह और असफ खां ने जीता, यानी अकबर ने इस युद्ध को जीता। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने जीता? तो अकबर ने जीता था, मुगलों ने जीता था, ठीक है। और इसके बाद में राणा प्रताप को वहाँ से जाना पड़ा, वहाँ से हटना पड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हो गई थी, याद रखिएगा। राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में हुई थी। 1597 के बाद में एक बार पुनः अमर सिंह आता है और वहाँ का शासक बनता है, कहाँ का? चित्तौड़ मेवाड़ का, ठीक है। उसके बाद अगला युद्ध हम लोग का आता है बिहार और बंगाल। तो बिहार और बंगाल के युद्ध अकबर के मजाकिया रूप में लिया था। ध्यान दीजिएगा, ये मजाक में, चूंकि यहाँ पर बिहार और बंगाल में दाऊद खां, याद रखिएगा, उसका नाम था दाऊद खां का शासनकाल उभर रहा था बिहार और बंगाल में। तो अकबर ने क्या किया कि अपने एक मुनीम खां को
भेज दिया कहाँ पर, बिहार में, इनके साथ युद्ध लड़ने में, ठीक है, मजाक में भेज दिया था। और जब यहाँ पर युद्ध हुआ तब बाद में पुनः अकबर, खुद अकबर आकर बिहार और बंगाल में युद्ध लड़ा और बिहार और बंगाल को भी मुगलों में मिला लिया। इस तरह बिहार और बंगाल भी मुगल के अधीन हो गए। इसके बाद हमारा युद्ध आता है, अब अकबर का ध्यान जाता है दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं उसे भी हम लोग। और ध्यान दीजिए, इस तरह बिहार के जो कश्मीर क्षेत्र था, पंजाब क्षेत्र था, सारे क्षेत्र पर ये अकबर जो था अपना कब्जा कर लिया। कश्मीर पर, काबुल पर, सारे क्षेत्र पर उसका कब्जा हो गया। किसका, अकबर का। इसके बाद उसका ध्यान गया दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में खान देश था, दौलताबाद, अहमदाबाद और आसिरगढ़, इन सब पर भी क्या किया, अकबर ने अधिकार कर लिया, ठीक है। इसके बाद अहमदाबाद का नेतृत्व कौन कर रही थी, चांद बीबी कर रही थी। एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा आप लोग। क्या अहमदाबाद का नेतृत्व किसने किया था, चांद बीबी ने किया। चांद बीबी कर रहे थे, इनका नाम था चांद बीबी, अहमदाबाद का नेतृत्व कर रहे थे। और आसिरगढ़, ध्यान दीजिएगा, आसिरगढ़ अकबर का अंतिम युद्ध बना। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबर का अंतिम युद्ध कौन सा था आसिरगढ़ का युद्ध अकबर का अंतिम युद्ध था, 1601 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 1601 के बाद में यह युद्ध नहीं किया था। इसका अंतिम युद्ध 1601 में था। कौन, आसिरगढ़ का युद्ध, याद रखिएगा। आसिरगढ़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इतना, मतलब आसिरगढ़ तो दक्षिण भारत का मुख्य द्वार था। कौन, आसिरगढ़ दक्षिण भारत का मुख्य द्वार था। और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो दरबार था, दरबार की जो ताले की चाबियां बनी थी वो भी सोने की बनी थी। ताले के जो दरवाजे में कुंडी लगता था वो भी सोने चांदी के लगाया जाता था। इतना ज़्यादा यह आसिरगढ़ मतलब महत्वपूर्ण था, या इतना ज़्यादा धनी राज्य शासन काल था, ठीक है। इस तरह अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हो जाती है। यानी अकबर की अंतिम युद्ध था 1601 में और इसकी मृत्यु हो गई 27 अक्टूबर 1605 में मृत्यु होती है। और मृत्यु के बाद अकबर के शव को सिकंदरा में दफना दिया गया। कहाँ पर, सिकंदरा में दफना दिया गया। तो इस तरह हमारा कुछ अकबर का संक्षिप्त परिचय था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम संक्षिप्त क्यों कहें, इसके पीछे का रीजन है कि अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, कारण, इसमें बहुत सारे लॉजिक है। एक बार अकबर दीजिए, अकबरनामा की बात सुनिए। इतनी मोटी किताब अकबरनामा को हम यहाँ पर शॉर्ट में नहीं पढ़ सकते हैं। हमें जितना जरूरी है, जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उतना ही हम इसे शॉर्ट में समझें। बाकी सब आप लोग को यहाँ पर इसकी मृत्यु कैसे हुई थी ये भी जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको फिर से इसका दूसरा एक टाइप बनाकर डाल दूंगा। अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम का समय आ रहा है तो सारे क्वेश्चन हम एग्जाम से इंपॉर्टेंट यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अगला अकबर का एक और पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट याद रखिएगा आप लोग। पहला पार्ट हमारा था अकबर के बारे में। एक और अकबर चूंकि काफ़ी 50 वर्ष से ऊपर, ज़्यादा 58 लगभग 50 वर्ष से ऊपर शासन किया था, तो इसलिए अकबर का एक पार्ट में तो सारा कवर नहीं हो सकता, तो एक पार्ट और हम अकबर के ऊपर लाएंगे। एक फर्स्ट पार्ट है, अकबर का एक सेकेंड पार्ट भी आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके जहांगीर का इतिहास, सबका इतिहास हम धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।